नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लास में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा है हमारी कक्षा 10 की गणित की कक्षा। आज की कक्षा में हम एक आपका नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, आपकी 8वीं प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। तो हम टेक्स्ट पर चलते हैं और फिर आगे की बातें करते हैं। तो बच्चों 8वीं प्रश्नावली आपकी है त्रिकोणमिति का परिचय। तो जैसे आप इस शब्द से देख रहे हैं परिचय, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से त्रिकोणमिति का परिचय कराया जाएगा और उसके यानी यहाँ से आपकी जो है वो त्रिकोणमिति शुरू होती है। तो आप सबसे पहले तो ये जानिए कि त्रिकोणमिति को लगभग आप किसी से बात करेंगे तो सभी इसको एक बहुत मुश्किल टॉपिक मानते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। आप यदि शुरुआत से इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ थोड़ी सी बातें यदि आप लर्न करेंगे, सीख लेंगे उनको, तो आपके लिए सबसे आसान और सबसे अच्छे और सही मार्क्स देने वाली प्रश्नावली है ये, और हमेशा आगे के लिए बहुत काम आने वाली भी है। त्रिकोणमिति की बहुत खूबसूरती है कि इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और त्रिकोणमिति गणित का एक अपने कह सकते हैं कि जादुई विषय, जादुई टॉपिक है इसका। तो त्रिकोणमिति को आपको बहुत ही ये मान के एक बहुत ही शानदार चैप्टर है, ये मान के इसको सीखना है, न कि इसको मुश्किल मान करके। तो सबसे पहले तो ये जानें कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है। तो जैसे यहाँ पर आप इसमें देख रहे हैं कि त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब हो गया तीन, कोण यानी जो कोण हम देखते हैं रेखागणित में, और मिति का मतलब हो गया मापन से संबंधित या उनका जो है मापने का ज्ञान। तो यहाँ पर सीधा शर्त है कि त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों की मिति जो त्रिभुज की होती है, तो त्रिभुज के तीन कोणों और उसकी भुजाओं के में जो संबंध ज्ञात किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा जैसे यहाँ पर मैंने लिखी है कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच में संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो यानी त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच में क्या संबंध है, इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, त्रिकोणमिति में करते हैं। तो सीधी सी बात है बिल्कुल कि त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं में जो संबंध ज्ञात किया जाता है गणित की जिस शाखा में, वो त्रिकोणमिति होती है। तो आपको हमेशा ये याद रखना है। और हम इस हमारी जो टॉपिक 8वां, इसमें समकोण त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये एक समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का कोण होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, समकोण कहते हैं। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री का कोण, और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा त्रिभुज में क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और शेष जो भुजाएं होती है उसमें हम खड़ी भुजा को हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे लंब। और जो नीचे वाली भुजा होती है, आधार वाली भुजा, इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे आधार। तो इसमें थोड़ी सी आपको जो है वो इस अवधारणा को बदलना है थोड़ा सा, कि त्रिकोणमिति में हम लंब जो है वो थोड़ा किसको कहेंगे, जो हमें न्यून कोण दिया जाएगा जो त्रिकोणमिति अनुपात के साथ, उसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे। तो लंब आपके पास ये खड़ी भुजा भी हो सकती है, और यदि हमें जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस कोण के लिए जब हम मापन करेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, लेकिन जब सी के लिए जब मापन करेंगे अपने, जब संबंध ज्ञात करेंगे तो इसके सामने की ये भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और तीसरी बची भुजा क्या कहलाती है, वो जो है वो आधार कहलाती है। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पर आप ये देखिए कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के लिए आपको याद रखना है हमेशा कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो हम नॉर्मली जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, लेकिन दिए गए न्यून कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, क्योंकि त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री होता है तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। तो जब न्यून कोण हमें ए दिया जाएगा तो ए की सामने की भुजा को हम जैसे ए, ये BC आपकी लंब हो जाएगी, और तीसरी बची हुई भुजा जैसे ना शेष बची तीसरी भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हमें न्यून कोण C दिया जाएगा तो हम इसको लंब मानेंगे, इसके सामने की भुजा को, और तीसरी बची ये भुजा जो वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। तो इतनी सी बात यदि आप जान लेते हैं तो त्रिकोणमिति आपके लिए बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। और त्रिकोणमिति में फिर शुरू होते हैं उसके त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अपने यहाँ से आप ये जानिए कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे जब,
तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ेंगे। तो यानी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण जो 2 होते हैं उनका उसकी भुजाओं के साथ संबंध जब हम निकालेंगे, वो जो अनुपात ज्ञात करेंगे वो कहलाते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो आप सबसे पहले त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, और लंब, आधार और कर्ण की थोड़ी सी संकल्पना को आप जो त्रिकोणमिति की दृष्टि से यहाँ समझेंगे। और इसके बाद मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताता हूँ जो 6 कौन से हैं। बस आप उनको लर्न कीजिए अच्छी तरह, तो आपके लिए ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाएगी। अब हम जानते हैं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो सबसे पहले हम इस पहले वाले त्रिभुज के लिए यानी न्यून कोण ए के लिए ज्ञात करेंगे। तो पहले ए के लिए करके बताता हूँ मैं आपको, फिर हम जो सी के लिए करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब न्यून कोण ए लेंगे हम, तो ए के सामने की भुजा लंब हो गई और कर्ण तो निश्चित होती है, और ये तीसरी बची हुई भुजा जो है नीचे वाली आधार हो गई। तो इसके लिए देखो सबसे पहला जो होता है, आप इसको इस प्रकार से देखें कि जो न्यून कोण ए है, ठीक है, तो कोण ए के लिए साइन, तो देखो बच्चों साइन का पूरा नाम होता है SINE, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, हम त्रिकोणमिति में पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ऐसे साइन ए, ठीक है, इसको ई नहीं लिखेंगे, इसमें SINE साइन और ए लिख देंगे, यानी ए के लिए साइन हो गया ये। तो ये होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है, यानी लंब की लंबाई और बटे कर्ण की लंबाई, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, ये आपको याद रखना अच्छी तरह। बस आप इतना अच्छी तरह याद रख लीजिए कि एकदम आपको जो है वो ये कंठस्थ हो जाए एकदम। तो लंब आप देख सकते हैं कि BC और कर्ण हो गया AC, तो हम इसको नाम दे सकते हैं BC बटे AC, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन। फिर नंबर 2 होता है कोण A के लिए कोसाइन, ठीक है। तो कोण A के लिए कोसाइन, ठीक है, ये आप अपनी कॉपी में अच्छी तरह नोट कर लीजिए। कोसाइन होता है COSINE, लेकिन इसको पूरा नहीं लिखा जाता है, इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। आपको याद तो ऐसे ही करना है इस प्रकार से, और इसको आपको बस शॉर्ट में याद करना है, यानी कोस A, हमेशा कोण का नाम बड़े अक्षर में लिखेंगे, इनको आप छोटे अक्षर में लिखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम जो है, तो ये होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण। तो इस प्रकार से ये आधार बटे कर्ण। तो आधार आप देख सकते हैं कि इसमें AB भुजा आधार है, तो ये आपकी हो गई AB बटे, और कर्ण का नाम क्या है AC, तो AB बटे क्या हो गया AC। तो आपको याद इतना ही करना है कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और तीसरा अनुपात होता है, यानी उसको हम लिखेंगे कोण A के लिए टेंजेंट, ठीक है, A के लिए टेंजेंट। तो उसका पूरा नाम होता है, ये टेंजेंट होता है, आप पूरा नाम भी याद रखें, लेकिन हमें इसको काम में शॉर्ट में लेना है इसको। तो शॉर्ट में इसको लिखते हैं टेन, TAN, टेन, और टेन A, यानी A के लिए टेंजेंट हो गया टेन A, और वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये बस आप अच्छी तरह याद रख लीजिए, इनको रटना है आपको अच्छी तरह, एकदम पक्का याद करना है। तो लंब आप देख सकते हैं इसमें क्या है BC, और आधार हो गया AB, तो ये आ गया BC बटे AB, BC बटे AB। और ये 3 ज्ञात करने के बाद 3 इनके विलोम होते हैं, जैसे टेन का विलोम होता है वो कोट टेंजेंट का को टेंजेंट होता है, और सेक का जो है वो सीकेंट होता है, और इसका को सेकेंट होता है। तो वो 3 में इसके विलोम है, वो भी अभी बताता हूँ आपको। तो आप पहले ये क्या कीजिए, वीडियो रोक करके इनको नोट कर लीजिए अच्छी तरह अपनी कॉपी में, और इनको अच्छी तरह लर्न करना है, और इनको मैं याद करने का एक तरीका भी आपको बताऊँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले 3 जो है वो नोट कर लिए होंगे। अब हम चौथा अनुपात देखते हैं। तो चौथा जो है वो पहले का विलोम होता है, तो वो हो जाएगा कोण A के लिए, उसका पूरा नाम होता है चौथे का कोसिकेंट, ठीक है, कोसिकेंट, इस प्रकार से। और उसको हम जो संक्षिप्त में लिखते हैं कोसेक,
ठीक है, इसको बोलेंगे कोसेक, COSEC, और कोसेक, और यहाँ पर कोण ए का नाम लिख देंगे। तो कोसेक ए बराबर होता है, अब हमने जो सबसे पहला पढ़ा था ना लंब बटे कर्ण, तो ये उसका विलोम हो गया, यानी ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये उसका विलोम होता है ना, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है इसका, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो हम देखते हैं कि कर्ण हमारे पास क्या है, AC, तो ये हो जाएगा AC बटे, और लंब क्या है, BC, तो ये हो गया AC बटे BC। ठीक है, और पांचवा जो है वो होता है दूसरे का विलोम। तो दूसरा था ना कोसाइन, यानी कोस जो था उसका होता है कोण A के लिए, यानी न्यून कोण A के लिए सीकेंट कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम होता है सीकेंट, और जिसको हम संक्षिप्त में क्या लिखेंगे, सेक लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे SEC, सेक A लिखेंगे। ठीक है, सेक A, और चूंकि जो दूसरा था ना आपका कोस जो था वो था आपका आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, उसका विलोम हो गया, तो कर्ण बटे आधार। मैंने कहा था ना कि ये उसका विलोम होता है दूसरे का। तो कर्ण आपके पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं AC, तो ये हो गया आपका AC बटे आधार क्या है, AB, तो ये हो गया आधार, कर्ण बटे आधार। और छठा और आखिरी जो होता है वो जो tan होता है उसका विलोम होता है, तो कोण A के लिए, कोण A के लिए इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। ठीक है, COTANGENT, कोटेंजेंट, इसको हम जो है वो संक्षिप्त में हम लिखेंगे कोट। ठीक है, COT, कोट A, यानी एक कोण A के लिए कोटेंजेंट हो गया, तो कोट A बराबर होता है, देखो tan का विलोम, तो tan होता है लंब बटे आधार होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, उसका विलोम हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार हमारे पास यहाँ पर क्या है, AB, इस त्रिभुज में आपने देखा कि आधार आपके पास क्या है, AB है, और जो लंब है वो BC है, तो आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से आपको इनको लर्न करना है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। आपको ये छोटे में जो रूप नाम है ये याद करना है, इन बड़े वालों को तो मैंने आपको सीखने के लिए बताया कि आपको ध्यान रहे कि इनके पूरे नाम ये होते हैं। तो एक बार फिर मैं आपको इनको बता दूंगा। तो अब जब आप इस C के लिए लिखेंगे, तो ठीक है बच्चों, तो जब आप C के लिए लिखेंगे तो आपके पास ये लंब बन जाएगा। ठीक है, जब आप ये C के लिए लिखेंगे ना, तो इसमें लंब हो जाएगा ये, और आधार हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आधार हो जाएगा BC। तो आप यूं नहीं कहेंगे कि नीचे वाली भुजा हमेशा आधार होती है। तो त्रिकोणमिति में जो न्यून कोण दिया जाता है उसके सामने एक भुजा लंब होती है और तीसरी बची भुजा आधार होती है। कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो C के लिए मैं समझता हूँ कि आप खुद लिख सकते हैं। अब मैं एक बार इनको फिर आपको जो है वो लिख करके बताता हूँ किसी न्यून कोण के लिए। एक चीज पहले और जानिए बच्चों, त्रिकोणमिति में कुछ संकेतांक आपके सामने इस प्रश्नावली में आएंगे। तो जो ग्रीक भाषा के वैसे अक्षर होते हैं तो उनको भी आप लिखना और बोलना सीखेंगे, उनके संकेत भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले आप जो है इस प्रकार का एक संकेतांक इस प्रकार से, यानी ये इस प्रकार करके उसको यूं कर दीजिए, इसको बोलते हैं थीटा। ठीक है, इसका नाम क्या है, थीटा कहेंगे इसको हम। तो जब भी ये संकेत आपको जो मिले तो इस प्रकार से आप बनाना सीखना इसको कहते हैं थीटा। और एक संकेतांक जो है कई प्रश्नों में और आ सकता है, वो होता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं फाई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फाई। और लगभग ये 2 ही साइन आते हैं, और यदि कई बार एक ऐसा साइन भी आता है इस प्रकार से, इसको बोलते हैं साई। और वैसे तो और बहुत सारे होते हैं, अल्फा बीटा गामा आपने सुना ही होगा। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, और एक होता है बीटा। तो जैसे अंग्रेजी में ABCD होती है वैसे ही ग्रीक भाषा के अक्षर हैं, और बीटा इस प्रकार से होता है, ये बीटा। तो ये भी कई प्रश्नों में आ जाते हैं कई। और गामा इस प्रकार से होता है, आर की तरह होता है लगभग। तो ये हो गया आपका गामा। तो ये कुछ साइन आप हमेशा याद रखें। तो लगभग ज़्यादातर यही काम आएगा, थीटा। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्नों में यही होता है। तो ये न्यून कोणों को नाम दिए जाते हैं इनसे। ठीक है, तो जैसे हम इस ए कोण जो इसको हम नाम थीटा दे देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं थीटा इस प्रकार से।
और ये समकोण हो गया आपका 90 डिग्री का, तो इसके सामने की भुजा कर्ण होगी। और जब हमने इसको थीटा ले लिया इस कोण को, तो आपके पास ये जो है वो क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लंब, और ये तीसरी बची भुजा इसकी क्या होगी, आधार। तो एक बार फटाफट मैं आपको फिर लिख के बताता हूँ इनको, 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को फिर लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहला हमारा होता है साइन। तो साइन और ए कहीं तो ए वरना थीटा, जब थीटा नाम दे दिए इसको तो हम सबसे पहला अनुपात लिखेंगे साइन थीटा, इस प्रकार से, ठीक है। यानी यहाँ पर न्यून कोण का कोई भी नाम दिया जाए, पी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, या कोई नाम दे दें थीटा। तो साइन थीटा आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यदि हम लंब को एल से लिखें, यानी इस लंब को हम एल से लिख देते हैं, और आधार को ए से लिख देते हैं, और कर्ण को हम क्या लिख देते हैं, के से। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इसको आप यूं याद रख लें, लंब बटे कर्ण। फिर नंबर 2 आप क्या होता है आपके पास, कोस थीटा। तो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, इस प्रकार से। और तीसरा आप याद रखें इस प्रकार संक्षिप्त में इसमें टेन थीटा। तो टेन थीटा होता है आधार लंब बटे आधार। तो लंब बटे, एक सेकंड, तो तीसरा आपका हो जाएगा लंब बटे आधार, ठीक है। फिर चौथा अनुपात हम जानते हैं कि पहले का विलोम होता है। तो पहले का विलोम होता है, तो पहले का विलोम यानी साइन का उल्टा करेंगे तो कर्ण बटे लंब, उसको हम बोलते हैं कोसेक, ठीक है, कोसेक थीटा। तो वो हो गया आपके पास कर्ण बटे लंब। और फिर 5वां दूसरे का विलोम होता है, ठीक है, यानी इसका विलोम, तो ये हो गया चौथा, दूसरे का 5वां हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। और तो ये हो जाएगा आपका आधार बटे, यानी सॉरी, कर्ण बटे आधार, यानी इसका विलोम हो गया ना, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और फिर छठा और आखिरी जो होता है वो होता है कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा। तो वो तीसरे का विलोम होता है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटे लंब, यानी इसका विलोम ये हो गया। आप देख सकते हैं कि पहले का विलोम हो गया ये वाला चौथा, ठीक है, दूसरे का विलोम हो गया 5वां ये वाला, और छठे का विलोम हो गया ये वाला। तो आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं। और एक इसका जो संक्षिप्त में एक जो है वो तरीका है, वो भी आप इसको इस प्रकार से याद रख लें। मैं आपको बताता हूँ, इसको बोलते हैं लाल बटे कक्का। तो आप ऐसे संक्षिप्त में आप इस प्रकार से इसको लिख लें, जैसे एल ए एल, लाल बटे कक्का, इस प्रकार से आप इसको यूं लिख लें, लाल बटे कक्का। और आप यहाँ पर इस प्रकार से ये लगा दीजिए। अब आप इनको क्या है कि इस प्रकार से लिख लीजिए, पहला जो होता है ना वो, जैसे पहला क्या होता है, पहला होता है साइन, तो इसके ऊपर लिख दीजिए साइन। तो ये साइन थीटा या साइन लिख दीजिए, सीधा ही साइन लिख दीजिए, आप कोई भी नाम हो इसके साथ वो लगा लीजिए साथ में। तो साइन क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, इस प्रकार से आप याद रखें। दूसरा होता है कोस, तो ये कोस हो जाएगा आधार बटे कर्ण। और तीसरा होता है टेन, तो ये हो गया आपका टेन। और फिर चौथा जो है इसका विलोम होता है, इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, यानी कर्ण बटे लंब। तो यहाँ नीचे से जब शुरू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कोसेक, और ये हो जाएगा सेक, यानी कर्ण बटे आधार। और फिर छठा और आखिरी क्या हो जाता है, कॉट। तो इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, यानी इनको हम ऊपर से नीचे की ओर लिखेंगे। तो लंब बटे, यानी साइन हो गया लंब बटे कर्ण, कोस हो गया आधार बटे कर्ण, टेन हो गया लंब बटे आधार। और जब हम इनको देखेंगे तो इस प्रकार से देखेंगे, कोसेक को हम क्या देखेंगे, कर्ण बटे लंब, सेक होता है कर्ण बटे आधार, और कोट होता है आधार बटे लंब। तो लाल बटा कक्का से आप याद कर लीजिए, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएंगे ये। लेकिन आप इनको अच्छी तरह इस प्रकार से याद कर लीजिए कि आपको ये लाल बटा कक्का लिखना नहीं पड़े आपको, क्योंकि जब सवाल करेंगे तो आपको बार बार देखना नहीं पड़े। और एक बात पुनः मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपको न्यून कोण ये दिया जाता है, जो भी न्यून कोण दिया जाता है उसके सामने एक भुजा लंब रहती है और तीसरी बची भुजा आधार होती है। तो कभी यदि आपको लंब ये, जब आपको नाम ये दे दे, मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया साई, तो जब ये हम न्यून कोण लेंगे इसके लिए अनुपात ज्ञात करेंगे तो लंब ये रहेगा, आधार ये रहेगा और कर्ण ये रहेगा, ठीक है। तो इतनी बातें जानने के बाद मैं समझता हूँ कि कुछ आधारभूत चीज़ें आपको ज्ञात हो गई होगी।
इसके साथ साथ एक चीज़ को आप और याद रखें कि समकोण त्रिभुज हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं में जो है वो संबंध होता है कर्ण, लंब और आधार में। तो इसका सबसे पहला सूत्र आप इस प्रकार से याद रखें, इन तीनों को भी अच्छी तरह याद रखेंगे, बार बार इनकी जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले जब आपको कर्ण निकालना हो तो आप इस प्रकार से याद रखिए, कर्ण बराबर होगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये आप याद रखिए। और जब आपको कभी भी लंब ज्ञात करना पड़े, यानी दो भुजाएं दे रखी होगी, तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़े, तो आप इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। यानी लंब ज्ञात करना पड़े तो उसको हम याद रखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, और जब कभी आपको आधार ज्ञात करना पड़े, तो यानी दो भुजाएं आपको दे रखी हो और तीसरी भुजा आधार ज्ञात करनी पड़े, तो इस सूत्र को आप यूं याद रखेंगे। तब याद रखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आप बहुत अच्छी तरीके से इनको आप लर्न कर लेना। तो ये 6 सूत्र आप इनको याद रखें। ठीक है, और 3 सूत्र ये भी याद रखें, और संक्षेप में याद करने का तरीका ये भी याद रखें। ठीक है, यहाँ पर L का मतलब लंब हो गया और K का मतलब कर्ण है, तो इनको आप अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। और अब मैं आपको कुछ प्रश्न करके बताता हूँ। तो बच्चों, अब हम 8.1 पर पहुँच चुके हैं। आप देख रहे हैं कि पहला सवाल है कि समकोण एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो ये चौकोर में निशान लगाया जाता है, ये समकोण का निशान लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप B लिख दीजिए, यानी B कोण इसका समकोण है, तो आप यहाँ पर B लिखिए। और बाकी आप A और C बाकी कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिख देते हैं A और यहाँ पर लिख सकते हैं C, यानी समकोण पहले आप लिख दीजिए जो समकोण दिया हुआ है। फिर आपको कहा है कि आपके पास AB जो है ना वो 24 दी हुई है, तो ये आपको AB की लंबाई कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर आपको दे रखी है इस प्रकार से। और BC आपको दे रखी है 7, यानी ये वाली भुजा आपको 7 दे रखी है। और पहले आपको क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात है, साइन ए और कोस, यानी आपको A के लिए ज्ञात करना है, पहले A के लिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, चूंकि हमारे पास ये समकोण त्रिभुज को हम इसमें देखें, तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास एक ये भुजा दे रखी है लंब और ये दे रखी है आधार। ठीक है, तो इसका मतलब कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें कर्ण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक बार हम समकोण त्रिभुज के लिए इसको खड़ी भुजा को लंब मानेंगे, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए। तो लंब हमें दे रखा है, लंब AB कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर। और आधार कितना दे रखा है, आधार BC बराबर दे रखा है 7 सेंटीमीटर। और कर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख दें यहाँ पर पाइथागोरस सूत्र से। तो पाइथागोरस सूत्र से जब हम कर्ण ज्ञात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण ज्ञात होगा इससे। तो अब इनके पहले नाम लिख दीजिए। तो नाम आपके पास देख सकते हैं कि कर्ण AC है ना, तो इसका मतलब AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब क्या है AB, तो इस भुजा का नाम क्या है AB, तो ये हो गया AB का स्क्वायर और प्लस में हो गया BC का स्क्वायर। अब आप इसमें मान रख दीजिए। तो AB आपके पास कितनी है 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस में BC कितनी है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 24 का स्क्वायर यानी 24 को 24 से गुणा करेंगे, यानी 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणा 24, और 7 का स्क्वायर यानी 7 गुणा 7। तो आप देख सकते हैं कि इनको जब 24 को 24 से गुणा करेंगे, इस प्रकार से 24 का वर्ग हो गया 576, यानी 24 को 24 से गुणा किया, और 7 का वर्ग 49 होता है, जोड़ेंगे 625 हो गया, और 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, इस प्रकार से आपने देखा कि AC कर्ण जो है वो आपके पास कितना आ गया 25 आ गया ये। अब हमारे पास तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब हमें क्या करना है, पहले साइन A ज्ञात करना है।
तो ये बच्चों ध्यान देना है कि देखो यहाँ तो ए के लिए पूछे, यहाँ पर सी के लिए पूछे। तो पहले मैं आपको ए के लिए करके बताता हूँ। तो पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर आप पहले लिखिए आप कि न्यून कोण ए के लिए, ठीक है। आप नए पेज पर कर लीजिए, मैं यहाँ बराबर में कर रहा हूँ। तो चूंकि ये ए है ना, तो आप पहले लिखेंगे न्यून कोण ए के लिए। तो आप पहले ही लिख लेंगे तो आपको ये समस्या नहीं आएगी, कोई गलती की चांस नहीं रहेंगे। न्यून कोण ए के लिए, तो न्यून कोण ए के लिए आप पहले लंब लिख लीजिए क्या है। तो न्यून कोण ए के लिए लंब, तो लंब जो है वो आपको पता है कि ए के सामने का लंब होगा। तो ए के सामने का लंब, यानी ए ले रहे हैं तो ए के सामने का लंब होगा BC, ठीक है। तो BC कितना है, वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर लेंगे आधार। तो देखो आधार जो तीसरी बची भुजा होती है, कर्ण तो फिक्स होता है, तो आधार इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा AB, ठीक है। AB कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर। बस ये आपको समझने वाली बात यही है इसमें। और कर्ण जो है वो कितना हो गया, कर्ण का नाम हो गया AC, वो कितना हो गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। तो एक बार आप फिर देख लीजिए कि लंब हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें A के लिए ज्ञात करना है। तो A के सामने की भुजा लंब होगी, जब A लेंगे तो A के सामने की भुजा लंब होगी, तो BC लंब हो गया। अब हमें जो आपसे पूछा है, हमसे पूछा है कि साइन A, तो साइन A लिखेंगे तो यहाँ पर आप लिखिए साइन और A के लिए साइन क्या होता है आपके पास, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या आपके पास, लंब है 7, ठीक है। और कर्ण कितना है 25। बस आप इसमें सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ अनुपात में इकाई नहीं होती, आप जानते हैं। तो ये आ गया आपका 7/25। फिर हमें ज्ञात करना है कोस A। तो कोस क्या होता है, अभी आपने याद कर लिया होगा, कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या आपके पास, आप सिर्फ यहीं देखेंगे, ये यहाँ जब हमने लिख लिया ना, यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया 24 और ये हो गया कर्ण कितना हो गया 25, इस प्रकार से, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, पहले न्यून कोण C के लिए आप ये लंब, आधार और कर्ण निश्चित करेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे तो उससे कोई गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे न्यून कोण C के लिए, ठीक है। न्यून कोण C के लिए, तो न्यून कोण C के लिए सबसे पहले C लिया है ना, तो C के सामने की भुजा क्या होगी, तो सबसे पहले हम लेंगे लंब। तो लंब C के सामने का, तो C के सामने का लंब ये हो गया ना, AB भुजा होगी। तो AB बराबर कितना हो गया, AB बराबर हो गया 24 सेंटीमीटर। और फिर लेंगे आधार। तो तीसरी बची भुजा आधार होती है, कर्ण फिक्स होता है। तो तीसरी बची भुजा कौन सी है, नीचे वाली, ये आधार BC हो गई, ठीक है, इसके लिए। और ये होगी 7 सेंटीमीटर। और कर्ण क्या है आपके पास, कर्ण AC वो फिक्स रहता है, वो 25 का 25 रहेगा। मतलब ये कि ये न्यून कोण बदलने पर ये लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। अब आप इसमें आराम से ज्ञात कर सकते हैं। पहले हमें ज्ञात करना है साइन C। तो साइन आप जानते हैं कि साइन हमेशा क्या रहता है, लंब बटे कर्ण रहता है, ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है इसमें, यहाँ से देखेंगे। अब आप उनको नहीं देखेंगे, वो A के लिए थे, ये C के लिए। तो लंब कितना है 24। तो 24 बटे कितना हो गया, कर्ण हो गया 25। फिर हम कोस लिखेंगे, कोस C। तो कोस C होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार बटे कर्ण, आधार कितना है आपके पास, आधार आपके पास है 7। तो ये हो गया, देखिए 7 बटे कर्ण हो गया 25, तो 7/25 आ गया। इस प्रकार से आप आसानी से न्यून कोण पहचानने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये पहला सवाल हुआ। हम एक सवाल और लेते हैं, हम दूसरा सवाल। तो यहाँ दूसरे सवाल में आप देखिए कि ये जो आकृति आपको यहाँ पर दे रखी है, इसमें tan P माइनस कोट R ज्ञात करना है। तो tan P माइनस कोट R का मतलब है कि पहले हम tan P ज्ञात करेंगे, फिर कोट R ज्ञात करेंगे, और फिर tan P में से कोट R का मान घटा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए पहले हमें दो भुजाएं दे रखी है, तो तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो पहले तो हम लेंगे समकोण त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो यहाँ पर लेंगे समकोण त्रिभुज PQR में। तो समकोण त्रिभुज PQR में आपके पास दो भुजाएं ज्ञात है ना। आपको देखिए यहाँ पर एक तो आपके पास कर्ण ज्ञात है, एक लंब ज्ञात है। तो लंब कितना दे रखा है आपको, लंब दे रखा है आपको PQ। तो लंब PQ आपके पास है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और कर्ण आपको दे रखा है, कर्ण आपको दे रखा है
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये तीसरी भुजा आधार नहीं है। तो पाइथागोरस सूत्र से मैंने आपको बताया था, वो आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। उसमें आधार क्या होता है? आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है आपके पास? कर्ण आपके पास है 13, तो ये हो जाएगा 13 का वर्ग माइनस आपके पास हो गया 12 का वर्ग, ठीक है। और 13 का वर्ग आप जानते हैं कि 13 को 13 से गुणा करेंगे तो 169 होता है, और माइनस 12 का वर्ग होता है 144। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो आ गया 25, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो इस प्रकार से ये आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार तीसरी भुजा ज्ञात होगी, ये होगी 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? tan p ज्ञात करेंगे। तो यहाँ आप गौर से देखिए कि tan p का मतलब है कि p के लिए लंब, आधार और कर्ण, ठीक है। तो पहले tan p आप लिखेंगे tan p, तो p के लिए लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, क्योंकि tan क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। तो बच्चों p के लिए लंब, p है ना, आप यहाँ देख रहे हैं p, तो p के सामने कौन है? p के सामने है 5, और लंब हो जाएगा ये तो फिक्स है कर्ण, तो 90 के सामने एक भुजा कर्ण हो गया आपका, लंब आधार हो गया 12, तो यह आपके पास हो जाएगा 5/12, ठीक है। यानी ये आप ध्यान रखिए कि p के लिए है ये। तो और फिर हम दूसरी बात हमसे पूछिए कोट r, ठीक है। तो कोट r, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया r। तो पहले तो कोट जो होता है वो तो आपको पता है फिक्स होता है, आधार बटे लंब होता है, ठीक है। और आधार अब क्या रहेगा? r के लिए पहले हम देखते हैं कि r के सामने की भुजा लंब हो गई, तो ये बन गया आधार, कर्ण फिक्स होता है तो r है ना, तो r के सामने का लंब, तो आधार 5 हो गया। तो ये भी आपके पास कितना आ गया? 5/12, ठीक है। तो 5/12 और ये भी 5/12 है। तो अब हमने दोनों चीज़ें ज्ञात कर ली है। देखिए यहाँ पर tan p और कोट r की दोनों चीज़ें ज्ञात कर ली है। तो हमारा जो प्रश्न है वो हम लिखते हैं अब इसको। यहाँ पर आपके पास प्रश्न है tan p माइनस कोट r, ठीक है। तो tan p का मान हमने क्या ज्ञात किया? 5/12, और कोट r का मान भी कितना है? 5/12। अब हम क्या करेंगे? इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि लघुत्तम आ गया 12, तो 12 लघुत्तम समान है, तो ऊपर वाले जो है वो 5 - 5, तो इस प्रकार हो गया 0/12, यानी क्या आ गया आंसर आपका? 0 आ गया। तो बस आप यहाँ पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात लेते समय गौर से देखिए कि जो यहाँ पर कहा है ना, उसके सामने एक भुजा लंब होती है, बाकी तीसरी भुजा आधार होती है, कर्ण जो निश्चित होता है। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि त्रिकोणमिति का परिचय आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और आप ज़रूर इन चीज़ों को अच्छी तरह लर्न करें। बस आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना, उनको अच्छी तरह याद कर लीजिए, और ये पाइथागोरस सूत्र जो है वो 3 ये ज्ञात कर लीजिए। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप अच्छी तरह लाल बटे कक्का से भी रट लीजिए, वैसे भी रट लीजिए, और उनको रटने का मतलब है कि अच्छी तरह आपको लर्न हो जाए। और फिर ये आप थोड़ा सा, जब आप यहाँ पर जो थीटा दे रखा है आपको, जो भी न्यून कोण दे रखा है, उसका नाम ध्यान रखिए। tan तो हमेशा लंब बटे आधार होता है, लेकिन लंब और आधार इन कोणों के आधार पर बदल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 बार इस चीज़ को गौर से देखेंगे, और आगे मैं आपको और भी सवाल बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन इससे आगे के करेंगे। ठीक है बच्चों, आप इनको वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। तो इससे आप मेरे काम को, आपका काफ़ी जो है वो सहयोग मिलेगा, और मैं हमेशा इसके लिए आपका जो शुक्रगुजार रहूँगा। आप ज़रूर चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।